इस वीडियो में हम वाटर कलर में स्टिल लाइफ कैसे पेंट किया जाता है ये देखने वाले हैं। लेफ्ट साइड में आप फाइनल पेंटिंग का आउटपुट देख सकते हैं। जो लोग बिगिनर हैं या फिर पेंटिंग को सीख रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स के सिलेबस में भी सिखाया जाता है, यानी कि हम इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने पहले पेंसिल से ड्राइंग किया और फिर कलरिंग करने से पहले मैंने पेपर को अच्छी तरीके से वेट कर लिया। पेपर को वेट करने के बाद मैंने बैकग्राउंड को फिलअप कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शुरुआत ही बैकग्राउंड से की है। बहुत सारे लोगों के मन में अभी ये भी सवाल आ गया होगा कि पहले बैकग्राउंड पेंट करना चाहिए या फिर पहले ऑब्जेक्ट। तो वो हर एक आर्टिस्ट की चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि वो पहले शुरुआत बैकग्राउंड से करना चाहता है या फिर पहले ऑब्जेक्ट को पेंट करना चाहता है। लेकिन मैं स्टिल लाइफ पेंट करते वक्त हर बार बैकग्राउंड से ही शुरुआत करता हूँ। बैकग्राउंड को फिलअप करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना और उसके ऊपर शेड एंड लाइट का इफेक्ट क्रिएट करना और भी ईजी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और इसी रीजन से मैं स्टिल लाइफ पेंट करते वक्त पहले बैकग्राउंड से ही शुरुआत करता हूँ। तो बैकग्राउंड के कलर ड्राई होने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को भी पेंट किया और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को भी पेंट करने से पहले पेपर को अच्छी तरीके से वेट कर लिया है और मैं पहले ब्रश से उसके ऊपर पानी अप्लाई कर रहा हूँ। और जब पूरी तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी अप्लाई कर दिया उसके बाद मैंने कलर्स फ्लो किए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं शुरू में ही बहुत ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हमें वाटर कलर में करना चाहिए। हमें शुरू में लाइट कलर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और बस तभी हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हमने जो कलर अप्लाई किए हैं उसको और ज़्यादा डार्क करना है या फिर वैसे ही रखना है। तो जब फर्स्ट वॉश में मैंने लाइट कलर अप्लाई किए तो उसी टाइम, यानी कि जब तक वो वेट थे, तभी मैंने डार्क कलर भी अप्लाई किए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसी टेक्निक को वेट ऑन वेट टेक्निक बोला जाता है, यानी कि जब तक हमारा पहला कलर वेट है तभी हमें डार्क टोन भी अप्लाई करने होते हैं। और जब हम इस टेक्निक को फॉलो करते हुए काम करते हैं तो हमारे कलर के फ्लो काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी दिखते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको डायमेंशन आ रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर शेड एंड लाइट का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट के जो कलर है वो भी मैंने वैसे ही देने का ट्राई किया है जैसे मुझे दिखाई दे रहे थे। हालांकि मैं अपनी पेंटिंग में बहुत सारे चेंजेस भी करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन या फिर अकॉर्डिंग टू शेड एंड लाइट, या फिर मैं बहुत बार पेंटिंग में वो भी चीज़ें ऐड करता हूँ जो कि रेफरेंस में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या फिर नेचर हमें अपनी पेंटिंग में वही ऐड करने चाहिए जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर जो हमारी पेंटिंग को सूट कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो वाटर कलर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मीडियम नहीं है अगर हम इसे रोज प्रैक्टिस करें तो, क्योंकि जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस मीडियम का फ्लो समझ में आएगा और इसे एक्चुअल में ट्रीट कैसे किया जाता है ये भी आपको समझ में आएगा। और जितना सिंपल तरीके से और इजी टेक्निक से हम काम करेंगे उतना ही हमारा पेंटिंग सुंदर दिखेगा। तो मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर डार्क टोन अप्लाई करने के बाद अब बारी थी लेमन को पेंट करने की। तो सेम प्रोसेस से मैंने लेमन को भी पेंट किया। पहले मैंने पेपर को वेट किया और उसके बाद कलर अप्लाई किए, लेकिन हाईलाइट का कलर वैसे ही मेंटेन किया है। वाटर कलर में हमें हाईलाइट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे हाईलाइट हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए या फिर उसके लिए कोई शॉर्टकट तो हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यानी कि मास्किंग फ्लूइड जैसे मीडियम का यूज़ करने के बारे में बोल रहा हूँ, जो कि हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बात भी मैं अपने हर एक वाटर कलर के सेशन में बोलता हूँ कि हमें ऐसे मीडियम से बचना चाहिए जो कि मीडियम की खासियत को ही मिटाने का काम करते हैं। अगर आपको वाटर कलर डिफिकल्ट लगता है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप कोई और मीडियम सीखने का ट्राई कीजिए। लेकिन ऐसे शॉर्टकट वाले मीडियम कभी भी यूज़ मत कीजिए जिससे कि वाटर कलर की खासियत या फिर उसकी स्पेशलिटी ही हम साइड में कर दें, तो फिर वाटर कलर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में मास्किंग फ्लूइड जैसे मीडियम का यूज़ नहीं किया है और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आर्टिस्ट लोगों के लिए बैड हैबिट है। और अनफॉर्चुनेटली अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं वो भी इस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। तो सभी बिगिनर्स लोगों के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ऐसे मीडियम को कभी भी यूज़ मत कीजिए। पहले आप वाटर कलर जैसे सुंदर मीडियम को सीखिए, उसको जानिए, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी ये मीडियम आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा और आप इसे अच्छे से समझ सकते हो और कर सकते हो। मुझे ज़्यादा दुख तब होता है जब बिगिनर लोग कम नॉलेज होने की वजह से या फिर इस मीडियम का नॉलेज ही ना होने की वजह से वाटर कलर खरीदते टाइम मास्किंग फ्लूइड जैसे मीडियम को भी खरीद लेते हैं और ऐसे सो कॉल्ड शॉर्टकट की वजह से ही लोग कभी भी वाटर कलर को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते। तो सभी बिगिनर लोगों के लिए और फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इस मीडियम से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर की प्रैक्टिस करें। अब हमारे स्टिल लाइफ का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डार्क साइड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने कुछ कलर्स भी स्प्रिंकल किए, जिसकी वजह से डार्क साइड भी इंटरेस्टिंग दिखाई देने लगी। और अब बारी थी बैकग्राउंड को थोड़ा और ज्यादा डार्क करने की। तो मैंने पहले जो कलर यूज किए थे सेम उसी कलर को फिर से बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से निकल के बाहर आ गया। और उसके बाद मैंने बाकी डिटेल भी कंप्लीट कर ली और फिर जब ये पेंटिंग कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट ऐसे थे। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा और जो मैंने वीडियो में मास्किंग फ्लूइड के बारे में बोला है, आप मेरी उस बात से कितना सहमत हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और वैल्यूएबल टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।